अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सुरैया इख्तियार, कंसल्टेंट डाइटिशियन। सबसे पहले तो मैं अपने व्यूवर्स का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिन्होंने मेरी वीडियोस देखी और मुझे अप्रिशिएट किया। मैं समझती हूँ कि मैंने जो भी गुफ्तगू की वो सारी इस तरह की गुफ्तगू थी कि घर बैठे लोगों को उनकी छोटे छोटे मसाइल का हल जो था वो खुराक के ज़रिए और आपके किचन और किचन गार्डन से मिल सकता था। और इसके साथ साथ बहुत सारे लोगों ने मुख्तलिफ सवालात किए हैं, तो मैं चाहूँगी कि उनके इन सवालात के जो है ना आज के प्रोग्राम में मैं उनको जवाब दूँ। तो सबसे पहले मेरी एक क्लाइंट ही है फरीहा, जिन्होंने मुझे कहा कि मैं चाय बहुत ज़्यादा पीती हूँ, दिन में 5 से 6 कप, और अगर मैं ना पीऊँ तो मेरे सर में दर्द हो जाती है। तो इस चाय का मैं क्या करूँ और कैसे इसकी आदत को कम करूँ? तो बताना ये है कि चाय के आपको लगता है कि कुछ फ़ायदे होंगे वक़्ती तौर पे कि आप अलर्ट रहते हैं, आप एक्टिव रहते हैं, मगर चाय के बेहद नुकसानात हैं। ये क्या करती है कि आपकी जिस्म की जो आयरन होती है उसकी अब्ज़ॉर्प्शन को कम करती है, आपका एचबी कम होना शुरू हो जाता है। इसी तरह से आपके जिस्म में ये कैल्शियम की कमी करती है। तो ये 2 चीज़ों की वज़ह से एक इंसान जो है वो थका-थका रहता है, उसका रंग पीला होना शुरू हो जाता है। लिहाजा मैं ये तो नहीं कहती कि आप एकदम से चाय पीना बंद कर दें, मगर इसको कोशिश करें ग्रेजुअली इसका जो है ना वो मिकदार कम कर दें। जैसा कि अब आपने ये करना है कि कमिंग हफ्ते में आपने चाय के जहाँ 4 कप इस्तेमाल करते थे, अब आपने 2 कप करने हैं। फिर 1 हफ्ता इस प्रैक्टिस के बाद नेक्स्ट वीक में आपने वो जो 2 कप होंगे उनका साइज़ छोटा कर देना है। तीसरे हफ्ते में आपका माइंड बन चुका होगा कि चाय मेरे लिए अच्छी नहीं है और मैंने इसको कम करना है। फिर आपने क्या करना है कि दूध का कप लेना है, उसमें आप छोटी इलायची, सौंफ और दालचीनी डाल के उसको उबाल लें, तो वो बहुत मज़ेदार लगता है। अगर आप उसमें थोड़ी-सी कॉफ़ी जो है ना वो ऐड कर लेंगे तो वो आपको बिल्कुल चाय जैसा ही ज़ायका देगी। आपको फ़ायदा भी होगा, दूध का फ़ायदा भी जाएगा और कॉफ़ी का भी आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। तो इस तरीके से आप अपनी हैबिट्स को चेंज कर सकती हैं। इसके अलावा भी बेशुमार ऐसे तरीके हैं। अगर आप मुझे मेरे प्रोग्राम देखेंगे, कमेंट्स देंगे तो इंशाल्लाह मैं इन सारी बातों का आपको जवाब दूँगी कि चाय भी पीनी है और हमें कोई नुकसान भी ना हो, उसका फ़ायदा हो। तो ये तो था फ़रिया के सवाल का जवाब। अब इसी तरह से एक और मेरी क्लाइंट है उन्होंने पूछा कि उनके कोई रिलेटिव हैं जिनका डायलिसिस हो रहा है, गुर्दे वॉश हो रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि हम कौन-कौन से फल उन्हें दे सकते हैं। तो सबसे पहली तो ये बात कि फल जो होते हैं ना वो रिच सोर्स ऑफ पोटेशियम होते हैं, और पोटेशियम जो है वो डायलिसिस वाले मरीज़ को मना होता है। 2 चीज़ें मना की जाती हैं ख़ास तौर पे, सोडियम, पोटेशियम और प्रोटीन। उसमें फिर क्वांटिटी का भी ख्याल किया जाता है, मिकदार का ख्याल किया जाता है। तो सबसे पहले तो आपने ये करना है कि एक लिस्ट लेनी है जिसमें रिच सोर्स ऑफ पोटेशियम की लिस्ट हो, आपको पता हो कि सबसे ज़्यादा पोटेशियम किस में पाया जाता है। तो वो पाया जाता है केले में, ऑरेंज में, और इसी तरह से बहुत सारे और फ्रूट्स हैं जिनमें पोटेशियम पाया जाता है। ये तो आप कोशिश करें कि उनको दें ना। और जो फल आप दे सकते हैं उसमें क्या हो सकता है, उसमें अमरूद हो सकता है, उसमें पपीता हो सकता है, उसमें एप्पल हो सकता है, मगर इसको देने का तरीका क्या है, वो ये है कि आपने इस फ्रूट को काट के पानी के एक प्याले में रख देना है। पोटाशियम जो है वो पानी में आ जाएगी और उसके साथ क्या होगा कि आप फिर वो पानी गिरा देंगे। ये तरीका आप 3 दफ़ा करेंगे, जिसको हम लीचिंग प्रोसेस कहते हैं। इससे जो है ना वो सारी पोटाशियम पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाती है, तो फिर वो मरीज़ जिसको ये मना है वो फ्रूट खा सकता है। तो फर्दर भी मरीज़ की पूरी असेसमेंट करवाएँ ताकि सारी चीज़ों को समझ के एक माहिर ग़िज़ाइयात एक बाकायदा मरीज़ का प्लान दे। सिर्फ़ एक चीज़ की वजह से पूरी चीज़ों के मसलों का हल नहीं हो सकता। इसी तरह से एक और किसी ने मुझसे पूछा कि मेरा वज़न जो है वो बहुत ज़्यादा है, 130 किलो मेरा वज़न है, तो मैं कितने दिनों में इसको कम कर सकती हूँ? तो मैं बड़ी सादा-सी बात कहूँगी कि हमने कोई ऑपरेशन करके तो फ़ैट को नहीं निकालना, हमने बॉडी के सिस्टम को चलाना है। मैं अक्सर अपने प्रोग्राम्स में ये कहती हूँ कि हमारे जिस्म के अंदर सिस्टम्स हैं और उसमें जो सिस्टम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, यही हमारे जिस्म की मेटाबॉलिज़्म को एनहांस करता है। तो हमने तो आपके स्टमक को सूद करना है, आंतों को तेज़ चलाना है, तो उसमें अगर आप कहें कि 1 दिन में या 1 हफ्ते में आपका वज़न कम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। सिस्टम को चलाना एक मुनज़्ज़म तरीके से, जिसमें डायटीशियन के सुपरविज़न में हर चीज़ को समझाना होता है, और हमने सारी काउंसलिंग भी आपकी करनी है, आपको डाइट प्लान भी देना है, आपको रेसिपीज़ भी बतानी है। उससे फिर आपके सिस्टम जब एनहांस होगा, आपकी मेटाबॉलिज़्म एनहांस होगी, तो ऑटोमेटिकली
आहिस्ता आहिस्ता वज़न कम होना शुरू हो जाता होता है। आइडियली जो है ना वो 2 किलो पर मंथ वज़न कम हो जाना एक बहुत बड़ी कामयाबी होती है। बहरहाल इट डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ योर फैट और उसकी डिपोजिशन की कि कितनी ज़्यादा वो फैटी है, लिवर कितना फैटी है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। लिहाजा सबसे पहले तो अपना माइंड बनाएं कि अगर वज़न कम करना है तो लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों को ऐड करना पड़ेगा। तो इसके लिए फिर आप मुझे इनबॉक्स में जो है ना वो आएँ और मेरे से पूछें और चीज़ें, तो मैं इंशाल्लाह आपको सारी बातों का जवाब दूँगी। आज मैं थोड़ी-सी जो एक टॉपिक है जिसके ऊपर बात करना चाह रही हूँ। हमारे यहाँ हर बच्चा, हर बड़ा, हर छोटा, जिससे भी बात की जाए वो स्ट्रेस का शिकार है। स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा मसला है कि जो सम टाइम तो किसी वजह से होता है और सम टाइम बिला वजह हो जाता है। अगर हम इसका हल नहीं देखते, इसका हल हम नहीं निकालते, तो ये स्ट्रेस जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता डिप्रेशन की तरफ जाना शुरू हो जाता है। और जब डिप्रेशन होता है तो वो बाकायदा एक ज़हनी बीमारी बन जाती है, और एक ऐसी बीमारी जो ना सिर्फ आपकी सेहत, आपकी ज़िंदगी ख़राब करती है, बल्कि आपके घर की ज़िंदगी भी ख़राब कर देती है। तो करना क्या है? सीधी सी बात है, कोई मुश्किल काम नहीं। सबसे पहले तो मैं हमेशा ये रिकमेंड करती होती हूँ कि एज़ अ मुस्लिम हमें अल्लाह पाक का कलाम जो है उसको तर्जुमा से और तफसीर से पढ़ना चाहिए। क्योंकि आप जितने भी माहिर नफ्सियात के पास जाएंगे, आप जितने डॉक्टर्स के पास भी जाएंगे, हर कोई अपनी अपनी राय का इजहार करेगा, आपको दवाइयाँ भी दी जाएंगी कि आपको ज़हनी तौर पे सुकून आए। तो सुकून सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र में है। तो कोशिश करें कि कुरान पाक को तर्जुमे से पढ़ें। इसके अलावा ये कि अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा बावज़ू रखें। बावज़ू रहने से हम बहुत सारी परेशानियों से, तकलीफ़ों से बचे रहते हैं। अगली बात ये कि स्ट्रेस से निकलना है तो करना क्या है? करना ये है कि आपने वो वजह देखनी कि किस वजह से आपको स्ट्रेस है। क्या कोई फैमिली के साथ कोई तल्लुकात की वजह से है, कोई कारोबारी है, कोई एजुकेशनल है? तो कोशिश करें कि अपने ज़हन के ऊपर उतना ही काम, उतना ही बर्डन डालें जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ को सर के ऊपर सवार करना आपकी ज़िंदगी को नुकसान दे सकता है। ये रिश्ते हों, मोहब्बतें हों, नफ़रतें हों, ये सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी के ऊपर बहुत असरात रखती हैं। तो जब आप पॉजिटिव होंगे तो दूसरों के रवैये भी आपके साथ पॉजिटिव हो जाएंगे। अगर ये स्ट्रेस और डिप्रेशन वाली आदत आपने नहीं छोड़ी तो करते करते लोगों को पता चल जाता होता है कि आप एक ज़हनी मरीज़ हैं। लोग आपसे बात करना छोड़ देते हैं, लोग आपसे तल्लुकात रखना छोड़ देते हैं। तो सबसे अहम चीज़ एक स्ट्रेस वाले इंसान के लिए क्या है कि वो पानी ज़्यादा पिए। पानी आपके बॉडी की क्लींजिंग करती है, क्योंकि पानी हमारे अंदर जितने भी केमिकल्स होते हैं उनको आउट करने में बड़ा हेल्पफुल होता है। इसके बाद एक और बड़ी अहम चीज़ है जिसको हमारे सोसाइटी ने काफ़ी हद तक इस मामले को ख़राब कर लिया हुआ है, और वो क्या है कि अल्लाह की ज़ात ने जो रात बनाई है उसको रात रहने दें, और जो दिन बनाया उसको दिन रहने दें। रात आराम के लिए होती है, सोने के लिए होती है, दिन काम करने के लिए होता है, मगर सिस्टम उलट हो गया हुआ है। ऑन नेट काम किया जाता है तो सारी रात जागा जाता है, सारा दिन सोया जाता है। ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आपको स्ट्रेस की तरफ ले जाती हैं। अगर नहीं भी नेट के ऊपर आप काम कर रहे हैं तो मैंने देखा बहुत सारे घरों में एक आदत हो चुकी है देर तक जागने की। हमारा ब्रेन जो है वो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। इस ब्रेन को सुकून दें, इसको नींद आएगी, आप नींद के साथ मेंटली और फिजिकली सेहतमंद हो जाएंगे। अच्छा, अब इससे एक और बात कि स्ट्रेस से कैसे बचा जा सकता है। बेहतरीन हल ये है कि अपनी असेसमेंट जो है ना वो आप खुद करें। एक डायरी बना लें और देखें कि आज आपने क्या खाया, आज आपने क्या किया। उसमें पूरे दिन की ग़िज़ा में देखें कहीं ऐसा तो नहीं कि आप आर्टिफिशियल कलर वाली चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रोसेस्ड चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं। आप कभी-कभी तो बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं, कभी आप बहुत लंबा गैप ले जाते हैं, और ज़्यादा आपका फ़ोकस किसके ऊपर होता है? ज़्यादा फ़ोकस होता है कि आपने चाय पी ली, आपने कोई बाज़ार से चीज़ लेके खा ली, बेकरी से चीज़ लेके खा ली। तो ये चीज़ें करते-करते एक तो आपका मोटापे की तरफ आपको लेके आता है, और मोटापा बज़ाते खुद एक ऐसी बीमारी है जो देखने में बीमारी नहीं लगती, लेकिन एक्चुअल ये दूसरी बीमारियों की जड़ है। और इसकी वजह से क्या होता है कि काफ़ी सारी बच्चियों को मैंने देखा है कि वो सिर्फ मोटापे की वजह से स्ट्रेस में होती हैं, फिर डिप्रेशन में चली जाती हैं।
وہ یہ نہیں کرتی کہ ہم باقاعدہ کہیں سے ٹریننگ لیں کہ ہماری جسم جو ہے، ہماری جو صحت ہے، اس کو ہم کیسے ایک نارمل لیول میں لے کے آ سکتے ہیں، وہ اس طرف نہیں آتی۔ وہ صرف یہ کہتی ہیں کہ جو مجھے سٹریس ہے، مجھے موٹاپا ہے۔ تو اگر آپ کو موٹاپا ہے تو کیوں نہیں آپ باقاعدہ اس کے بارے میں کچھ سیکھیں، اور سیکھ کے آپ اپلائی کریں، اپنے ہی گھر سے خود ہی علاج کریں، بجائے اس کی کہ آپ کوئی میڈیسن ایسی لینی شروع کر دیں جو آپ کے وزن کو کمی کی طرف لے کے آئے، یا کچھ اور انجیکشن وغیرہ یا آپریشن کی طرف آئیں۔ تو کیوں نہیں آپ اپنی عادتیں بدلتے ہیں۔ آج کی اس پروگرام میں یہی سب لوگوں سے کہنا چاہ رہی تھی کہ باقی آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ آپ کی اپنی زندگی ہے، وہ سب کچھ آپ ارننگ کے لیے کر رہے ہیں۔ تو ارننگ ایسی مت کریں جس سے آپ کی صحت خراب ہو، اور وہ صحت آپ کی فزیکلی اور مینٹلی دونوں چیزیں ہوں گی۔ لہٰذا میں سمجھتی ہوں کہ یہ میرا جو پروگرام ہے وہ آپ آگے شیئر کریں گے اپنی فیملیز میں، اپنے فرینڈز میں، اس کو سبسکرائب کریں گے، اس کو لائک کریں گے اور اپنے کومنٹس دیں گے۔ تھینک یو۔